नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा और आप जुड़ चुके हैं साथ। आज मेरे साथ इस वक्त हैं राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, जिनसे हम जानेंगे नहरी तंत्र में सुधार को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। जिस जगह हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये नहरी बेल्ट कहा जाता है, खासतौर पर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी का सबब भी है, क्योंकि यहाँ पर किसान बाहुल्य होने के कारण किसान पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी से एक तरह से कटते जा रहे हैं। ऐसे समय में जब सरकार 2 साल अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, जश्न मना रही है, तो हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत से। और सब बहुत बहुत स्वागत है इस इलाके में। और सब शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि जल संसाधन मंत्री का जो जल संसाधन विभाग है बहुत बड़ा महकमा माना जाता है, खासतौर पर जिस इलाके में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब तक का जो आपका सफरनामा है बतौर जल संसाधन मंत्री, कैसा मानते हैं आप? देखिए, अभी दिसंबर के अंदर हमारी सरकार को 2 साल पूर्णता की ओर है जी। और इन 2 सालों के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का, जिन्होंने हमारे जल संसाधन विभाग को भरपूर बजट दिया और राजस्थान की जो वर्षों से लंबित परियोजनाएं थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे पूरी राजस्थान की बात करें तो आरसीपी की योजना वर्षों पुरानी लंबित थी जी। अगर हम शेखावटी अंचल की बात करें तो हमारे इधर आपके अपने हनुमानगढ़ से जुड़ा हुआ एरिया ही है, अपने झुंझुनू, चूरू, सीकर, हरियाणा से यमुना का पानी आना था। 1980 से लोग सिर्फ बातें ही करते थे, लेकिन आज हमारी सरकार उस पर काफी आगे बढ़ी है। हरियाणा भी एग्री हुआ हमें पानी देने के लिए। और अगर हम हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर और जैसलमेर की बात करें, बीकानेर कैनाल की बात करें, तो मैं हमारे जो महाराजा गंगा सिंह जी थे उनको मैं याद करना चाहता हूँ। कल ही के दिन 5 तारीख को 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगा सिंह जी ने इस बड़ी नहरी परियोजना का शिलान्यास किया था। और आज 4 दिसंबर हो गया, कल 5 दिसंबर है जी। 5 दिसंबर 2025 को 100 साल हो जाएंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा सुखद क्षण है। इस बड़ी परियोजना को, जो हमारे क्षेत्र की जीवन रेखा को एक बदल के रख दिया, लोगों के जीवन स्तर को एक अच्छा सुधारा और आजीविका का साधन भी इसी परियोजना पे टिका है। तो 100 साल का हमारा कार्यक्रम इस नहर को हुआ है। और फिरोजपुर फीडर से हमारी जो पूरी जो पंजाब के अंदर कैनाल आती है उसको रिलाइनिंग का जो पैसा है लगभग 750 करोड़ रुपए टोटल उसका बजट बना था। हमारा जो शेयर कॉस्ट है राजस्थान की हमने पंजाब को दे दी है, वो जल्दी इस पे मौके पर वर्क स्टार्ट करेंगे। और अभी जब इसका कंपटीशन 2 साल बाद जब 27 में होगा, ये सुखद संयोग ही है कि हम उसका शुरुआत भी दिसंबर 2025 में कर रहे हैं और उसका कंप्लीट भी हम 2027 तक कर लेंगे। क्या बात! जब महाराजा गंगा सिंह जी ने 1925 में, दिसंबर 1925 में इसकी नींव लगाई थी और लगभग 1927 में कंप्लीट हो गया था। क्या बात है! तो वैसे ही हम उसी पैटर्न वही रहेगा और वो होने के बाद जो हमारा पानी की जो मात्रा है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। और आप देखोगे कि हनुमानगढ़ के अंदर विशेष तौर से तो वर्षों से लंबित समस्याएं थी, खालों का निर्माण, नहरों की रिडाइलिंग की, जो अनकमांड एरिया, कमांड एरिया का जो इश्यू था, सिपेज का जो इश्यूज है, इन सब पे हमारी भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है और काफी बजट हमने दिया। आने वाले समय के अंदर पर्याप्त मात्रा में और बजट देंगे। रावत साहब, अभी जैसे भाखड़ा नहर प्रणाली की बात करें तो बहुत पुरानी प्रणाली है, सिस्टम है ये, और जर्जर हालत में है। बहुत सारे किसान अभी चीफ इंजीनियर कार्यालय घेरने के लिए पहुंच रहे हैं, आंदोलन की भी रणनीति बना रहे हैं। तो जीर्णोद्धार को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है सरकार के पास? देखिए, ऐसा है कि इस पूरे नहरी तंत्र को व्यवस्थित, सुदृढ़ और उसके रिनोवेशन के लिए हमारी सरकार ने भारत डीपीआर की घोषणा करी थी। उसके अंदर कुछ एरिया की डीपीआर बन गई है, कुछ की बननी है और हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सर्वत्र सर्वव्यापी सर्व अभियान चला के इसके अंदर पूरा नहरी तंत्र अच्छा हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और भजन लाल जी की सरकार का उद्देश्य भी यही है कि जो हमारा नहरी तंत्र का जो फायदा है, अंतिम छोर तक जो हमारा किसान है उसका खेत है उसको फायदा मिले। इस इलाके में सबसे बड़ा हम लोग कहते हैं कि हनुमानगढ़ गंगानगर में नहरी विभाग यानी जो सबसे बड़ा महकमा है, एग्रीकल्चर के अलावा कुछ है नहीं यहाँ पर। कल्चर के नाम पे भी कहते हैं कि खेती बाड़ी यही कल्चर है हमारा सबसे बड़ा। और पानी को लेकर किसान हमेशा आंदोलित रहता है। आपने देखा होगा पिछली जब सरकार थी आपकी वसुंधरा जी की, उस समय गोलीकांड भी हुआ, गोली चलानी पड़ी थी, इस तरह से स्थिति। लेकिन पानी को लेकर संतुष्ट कोई भी सरकार नहीं कर पा रही है।
आप जब से मंत्री बने हैं, खासतौर पर देखा तो इस इलाके में बहुत बड़ा आंदोलन तो नहीं हुआ है, लेकिन आंदोलन की नौबत नहीं आए, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मंत्री के नाते मेरे पास आए दिन कुछ किसान अपनी समस्या लेके आते हैं, कुछ हमारे जनप्रतिनिधि वो भी अपनी समस्या बताते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई समस्या बताता है, हम तुरंत प्रभाव से उसका कैसे समाधान हो सकता है अधिकारियों को निर्देश देते हैं, पूरी मॉनिटरिंग रखते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिले, उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। चाहे हमें पंजाब सरकार से बात करनी हो, हम पंजाब सरकार से बात करते हैं, कोई मुख्यमंत्री जिस तरफ से बात करनी होती तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करते हैं, हमारी आपस में मंत्रियों की और अधिकारियों की इस तरह की बात होती है तो मैं बात करता हूँ। तो हमारी इस अंचल पे पूरी सतत निगरानी है, सतत मॉनिटरिंग है और हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिले, किसी प्रकार को कोई समस्या ना हो। जी, जब रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग होती है जल संसाधन विभाग में, चाहे वो जल परामर्शदात्री कमेटी की हो या फिर भाखड़ा रेगुलेशन कमेटी की, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, भले वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो या सरकार भी किसी की हो, उनका एक बड़ा आरोप ये रहता है, उनकी मन ये रहती है पीड़ा कि सब अफसर हमारी नहीं सुनते। रेगुलेशन कमेटी में जो तय होता है फैसला, उसको वो लागू नहीं करते, वो अपनी मनमर्जी करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई विषय संज्ञान में आता है हमारे तो हम त्वरित प्रभाव से कार्रवाई हम करते हैं। अधिकारी जनता की सुने, अधिकारी जनप्रतिनिधि की सुने, अधिकारी जनता के लिए है और हमारी सरकार भी पूरी जनता के लिए उत्तरदायित्व है, इसलिए जनता हित हमारे लिए सर्वप्रिय है। हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है तो तुरंत प्रभाव से हम कार्रवाई करते हैं। जी, अभी चूंकि घग्गर बेल्ट की बात करें तो ये जो घग्गर इलाका है, जो बरसाती पानी जब भी आता है, पिछले 2-3 साल से हमने देखा कि प्रलय की स्थिति रहती है, यहाँ पे लोग डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि 95 में बाढ़ आ गई थी। उसके बाद आपकी सरकार ने 300 से ज्यादा करोड़ का फंड भी आपने मंजूर किया, लेकिन वो फाइल कहाँ तक अटकी है अभी? देखिए, ऐसा है, इस बड़ी परियोजना के अंदर लगभग 325 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस हुआ था। अब ये काम किस तरह से हो, इसके लिए हम टेक्निकल डीपीआर इसकी बनवा रहे हैं, उसकी तकनीकी स्वीकृति हमने जारी कर दी है। वो बनने के बाद टेक्निकल रूप में किस तरह से इस समस्या का संपूर्ण और जड़ से कैसे निदान हो, इसके लिए एग्जैक्ट रिपोर्ट वो बनने के बाद आएगी। जी, यूपी में देखा हमने कि घग्गर के पास ही है जो आईजीएलपी का भी क्षेत्र है, वो एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है बहुत सारे, और बहुत मुझे लगता है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए भी शायद आने वाले समय में बड़ा संकट आने वाला है इस इलाके में। जब सरकार चाहती है कि पुलिस के पहरे में फैक्ट्री का निर्माण करवा दे, जनता यानी किसान कह रहे हैं कि साहब ऐसा होने नहीं देंगे, तो विश्वास की स्थिति कैसे पैदा होगी दोनों के बीच में? देखिए, ऐसा हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसी नारे के साथ चल रही है। ऐसी कोई बात है तो हम आपस में मिल बैठ के किसान भाइयों से बात करके जो भी समस्या होगी उसका समाधान का मध्यम मार्ग निकालेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री जरूरी है क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन किसानों का हित भी जरूरी है। दोनों के मध्यस्थता में क्या इसका बेटर ऑप्शन हो सकता है, इस पर हम काम करेंगे। अगर मैं ये पूछूं दो टूक कि मंत्री के तौर पर, खासतौर पर जल संसाधन मंत्री के तौर पर 2 साल में एक बड़ा फैसला जिस पर आपको गर्व होता है कि यार मंत्री के रूप में मैंने बहुत अच्छा किया? देखिए, सर्वाधिक बड़ा जो फैसला हमारे ईआरसीपी का जो मसला वर्षों से अटका हुआ था, न केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एमओयू किया, हमने टेंडर भी कर दिया, वर्क ऑर्डर भी दे दिया और इतनी बड़ी व्रत योजना जिसका हमने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास भी करा दिया, मौके पे काम चालू है और ये 17 जिले राजस्थान के उसको सीधा सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी हमारा सिक्योरिटी में 3 जिलों में पानी की समस्या थी, उस पर भी हमारा डीपीआर काम बन रहा है, वो भी जल्दी चालू हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारा जो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, हमारा ये जो बीकानेर नहर परियोजना है, तो इस सब के लिए भी हमने ऐतिहासिक बजट पहली बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके दिलवाया। तो ये सारे फैसले मन को सुकून देने वाले कि हमने किसानों के लिए किया है। ये बहुत अच्छा। कुछ मैं व्यक्तिगत बात करना चाहूंगा खासतौर पे, ये तो सारे आपके महकमे की बात हो गई। राजनीति में आने का निर्णायक पल कौन सा था जब आपको लगा कि यही रास्ता सबसे बेहतर है मेरे लिए? देखिए, मैं विद्यार्थी काल के अंदर जब अजमेर में रहता था, मैं गांव का आदमी हूँ, गांव का लड़का था, शहर में कॉलेज की पढ़ाई करने गया था। तो हमारे गांव के लोग शहर में आते थे तो उनको हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर को कौन सी बीमारी का इलाज कौन सा डॉक्टर करता है वो नहीं पता रहता था। तहसील के छोटे छोटे काम है तो कुछ लोग उनको परेशान करते थे। तो ऐसा करके मैं कॉलेज के समय से ही जनता की मदद करने में, उनका सहयोग करने में जुटा रहा। बस मैं तो अकेला ही चलाता और मंजिलें मिलती गई, कारवां जुड़ता गया। बस आपका अभिनय से भी लगाव देखा गया, टीवी सीरियल में भी आप नजर आए
क्या किसी और सीरियल या फिल्मों में सुरेश सिंह रावत साहब फिर दिखेंगे? देखिए ऐसा है कि हमारे तीर्थराज पुष्कर के अंदर आए दिन फिल्मों की शूटिंग, सीरियल की शूटिंग होती रहती है। तो एक डायरेक्टर का आग्रह था कि साहब ये एक अच्छा रोल है, हमें आपको आप भी कोई करना है, आग्रह था। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी क्यों ना धर्मा लिया जाए शो। तो मैंने अच्छा काम किया, तो अच्छा अनुभव लगा। अगर फिर दोबारा कोई ऑफर आ जाए तो? हाँ देखिए, अच्छा कोई ऐसा क्या है कि देखिए टीवी सीरियल और ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, इसके माध्यम से हम जनता को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं जी। तो निश्चित रूप से ऐसा जनहित का कोई जनता को अच्छा संदेश और जन जागृति वाला कोई अगर ऐसा कोई विषय आएगा तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे उसमें। जी। एक सवाल रावत साहब की भटनेर पोस्ट जो मैगजीन है, इसने एक अभियान चला रखा है, एक बड़ा सवाल उठाया था, इसमें हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। हमने कहा कि जैसे गिव अप अभियान सरकार, आपकी सरकार चला रही है, उसमें आपने कहा कि जो पेंशन ले रहे हैं, चाहे सामाजिक रूप से जैसे भी, अगर वो सक्षम है तो वो छोड़ दें। और इसके लाखों लोगों ने पहल को माना कि नहीं ठीक है साहब, हम तो चलो ठीक है, हमारी स्थिति अच्छी है और कर दिया। लेकिन राजनीति में जब देखा जाता है कि आप लोक सेवक हैं, सक्षम है, आप हलफनामा लिख के देते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जो भी उनकी आर्थिक स्थिति होती है, लेकिन वो लोग गिव अप अभियान में शामिल क्यों नहीं होते? वो स्वेच्छा से पेंशन वगैरह की जो सुविधा ले रहे हैं, पूर्व विधायक के नाते, पूर्व सांसद के नाते, क्यों नहीं छोड़ते वो? देखिए ऐसा है कि अभी आपने खाद्य सुरक्षा की बात करी, तो 32 लाख लोगों ने अपनी स्वेच्छा से छोड़ा है। जी, 32 लाख लोगों ने, बिल्कुल। और इसी का परिणाम है कि हमने लगभग 59 लाख लोगों को, नए लोगों को जोड़ा है जो पात्र थे। और जहां तक जनप्रतिनिधियों की बात है तो 32 लाख लोगों में बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं। और मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस अच्छे अभियान के अंदर सब लोग जुड़े, गरीब को उनका हक मिलना चाहिए, जो इस योजना से वंचित है और पात्र है उनको जोड़ना चाहिए। जी। चलिए आखिर सवाल कि परिवार और राजनीति दो अलग अलग, दोनों की अलग अलग जरूरतें हैं। परिवार की अलग जरूरत है, जैसे मैं आपकी बात करूं तो रावत साहब की जरूरत परिवार में एक पिता के तौर पर, पति के तौर पर, पुत्र के तौर पर अलग है, और जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो जनता के लिए आपकी अलग जरूरतें हैं। तो दोनों की जरूरतों के बीच आप संतुलन कैसे साधते हैं? देखिए ऐसा है कि जब हम राजनीति में आ गए और जनता की सेवा करते करते, ये संपूर्ण जो हमारी जनता है, हमारा क्षेत्र है, वही हमारा परिवार है। हमारा परिवार ही उसके अंदर समाहित है और जनता की सेवा ही हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेवारी भी है। उसी के अंदर हमारा परिवार भी जुड़ा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।